दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, गांव अगर शहर में उठकर आ जाए और शहर से अगर बार बार इस देश के विकास का जिक्र होता हो, इस देश के गांव को खत्म कर शहरों में तब्दील करने का जिक्र होता हो, और अगर गांव शहर में आ गया तो उसके बाद सरकार के आंकड़े कहते हैं कि हर दिन तकरीबन 3.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। जी, 67 दिन को जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन 20 से 25 हजार करोड़ की स्थिति में आकर टिक जाएगा। क्या वाकई इतना नुकसान हो गया? दूसरा सवाल है, अगर गांव शहर में आकर खड़ा हो रहा है तो इस देश के भीतर में क्या सिर्फ बजट शहरों के लिए होता है? इस देश में पूरा बजट क्या इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के लिए होता है? आज जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल बजट आ रहा है और हमें लगता है कि आज गाजीपुर के बॉर्डर पर इस तरीके से जो घर बने हुए हैं, जो मकान बने हुए हैं, जो झोपड़ियां बनी हुई हैं, जो तिरपाल सजे हुए हैं, उसके भीतर जब झांकिएगा तो एक उम्मीद और एक आस खुद के आंदोलन को लेकर इसलिए तेज हो चली है क्योंकि इन्हें लगने लगा है कि किसानों के साथ समूचा देश आज नहीं तो कल खड़ा हो ही जाएगा। और यह स्थिति कोई विकट भी नहीं है कि किसानों के साथ देश खड़ा ना हो। उसकी 2-3 वजहें हैं। पहली वजह यह है कि क्या लोकतंत्र के पाए चरमराने लगे हैं? क्या लोकतंत्र पर निगरानी रखने वाला मीडिया दरअसल बहक चुका है, वो सत्तानुकूल हो चुका है? इन दोनों सवालों के अक्स तले आज कई बातों को ध्यान दीजिएगा। इस देश के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितनी जमीन किसानों की ली जाती है? इस देश के भीतर में जो सड़क बनती है, जिस सड़क पर हम मौजूद हैं, ये NH-24 है। ये बीते 65 दिनों से डिस्टर्ब है, बंद है, कई बार पूरी तरह बंद है। इस इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। यानी गांव को शहर बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन किसान अगर इस देश की राष्ट्रीय सहमति के साथ दिल्ली के चारों तरफ आकर खड़ा हो जाएगा तब क्या होगा? और लोकतंत्र के 3 पाए का मतलब आप न्यायपालिका समझेंगे, विधायिका समझेंगे, कार्यपालिका समझेंगे, लेकिन इसके साथ आज मीडिया को भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब जड़ में यह बात निकल कर आ जाए कि दरअसल जिस लोकतंत्र को जिया जा रहा है वो लोकतंत्र सिर्फ सत्ता के लिए काम करता है, तब आप क्या कहेंगे? यह पहला मौका है इस देश के भीतर में, क्योंकि अभी तक यह माना गया 2014 से लेकर 2020 तक मीडिया के लिए जो बजट मौजूदा सरकार यानी मोदी सरकार का रहा, वो बजट एट पार है। एट पार से मतलब यह है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना बजट प्रचार पे खर्च नहीं किया। यह इतना बड़ा बजट है कि जो टीआरपी की रेस में जो विज्ञापन दाताओं से जो पैसा मिलता है उससे भी ज्यादा बड़ा बजट है ये, जो सरकार की तरफ से मीडिया को दिया गया। तो मीडिया क्यों सरकार के लिए काम नहीं करेगी? पहली बात। दूसरी बात, मीडिया अगर सरकार के लिए काम करेगी तो फिर जनता का भरोसा मीडिया पर कैसे होगा? शहरों में यह बात बार बार गूंजती रही कि वाकई भरोसा हो नहीं रहा है, लेकिन गांव, खेती और किसानों के बीच में जाते आप तो इससे पहले वो कहते थे अच्छा ये अखबार में छप गया ना, ये सही होगा, ये टेलीविजन पे दिखला दिया गया, ये सही होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, मीडिया की यह भूमिका रही है। लेकिन पहली बार किसान आंदोलन कर रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके आंदोलन को दिखाने वाले पत्रकारों को भी पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। कल रात ही सिंधु बॉर्डर से 2 पत्रकारों को उठा कर ले गई। अगर यह लगने लगा है कि किसी भी पत्रकार की रिपोर्टिंग अगर इस तर्ज पे होती है जहां वो गवर्नेंस पर उंगली उठा दे, पुलिस प्रशासन के कामकाज पर उंगली उठा दे, या फिर सुप्रीम कोर्ट जब कह देता है कि आप आंदोलन कीजिए और वहां पर बिजली पानी काट दी जाती है, तो यह पूरी तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन है, जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में भी और जिसका जिक्र यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी है। यानी गांव के भीतर अगर यह महसूस होने लगेगा जिस दिन इस देश की न्यायपालिका, इस देश का नौकरशाह, इस देश की पार्लियामेंट, इस देश का मीडिया अगर सिर्फ उस सत्ता के लिए काम करता है जो सत्ता उनके हित के लिए काम नहीं कर रही है, या फिर ऐसा कानून बना दे रही है जिससे आने वाले वक्त में उनके बच्चों के सामने भी 2 जून की रोटी मुहैया करानी मुश्किल हो जाएगी। तो आइए जरा आज हम इतिहास नहीं बल्कि इस सरकार की परतों को आपके सामने खोलना चाहते हैं, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि विकास की परिभाषा में किसान फिट क्यों नहीं बैठता है। बजट कल पेश किया जाएगा, उसमें भी किसान फिट क्यों नहीं बैठेगा। इस देश के भीतर में जो जीडीपी है, उस जीडीपी में योगदान जो एग्रीकल्चर का होता है उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है।
वो खेतीहर मजदूर का योगदान है, किसानों का योगदान है, जिसकी जमीन है उसका योगदान है, क्योंकि भारत दुनिया के उन देशों में आकर खड़ा हो चला है जहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन फसल का हो रहा है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट भारत कर रहा है। और इस महामारी के दौर में भी एग्रीकल्चर यानी कृषि की विकास दर 3.4% रही। अब आप अनूठा सच देखिए, एग्रीकल्चर की विकास दर 3.4 महामारी के दौर में भी थी, और महामारी अब खत्म हो रही है तो सरकार का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि आने वाले वक्त में भी कृषि की विकास दर 3.4% रहेगी। यानी कोई सहयोग सरकार के पैकेज, कोई सहयोग सरकार का बजट और सरकार जो कानूनों को बनाती है उसका असर कृषि विकास दर पे नहीं पड़ता है। उसका असर इस देश में इंडस्ट्री पर पड़ता है, उसका असर इस देश में सर्विस सेक्टर पर पड़ता है। जो महामारी का दौर था वो एग्रीकल्चर को अगर छोड़ दीजिए यानी खेती को छोड़ दीजिए तो हर सेक्टर नेगेटिव में था। नेगेटिव का मतलब होता है कि आप नीचे चले गए। नीचे जाने का मतलब होता है इस देश में बेरोजगारी बड़ी हो गई। नीचे जाने का मतलब होता है उत्पादन नहीं हो पा रहा है। नीचे जाने का मतलब होता है एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। नीचे जाने का मतलब होता है जो कर्मचारी जहां काम कर पा रहे हैं उनके लिए पैसा मुहैया कैसे होगा, यह भी स्थिति नाजुक हो गई। लेकिन एग्रीकल्चर एकमात्र क्षेत्र रहा जिसकी विकास दर पॉजिटिव में रही, और सरकार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बाद भी वह उसी दिशा में रहेगी। तो सरकार का योगदान क्या हुआ? सरकार का योगदान एग्रीकल्चर को लेकर शून्य रहा, क्योंकि सरकार के आंकड़ों को आज जरा देखना शुरू कीजिए। ये आंकड़े इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि किसानों की जमीन पर ही समूचा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। सरकार ने एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्रिएट किया 2019 में, यह कहकर किया कि हमारे पास इतना पैसा है, 2020 से लेकर 2025 तक हम इतना पैसा देंगे। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हम सिर्फ एक इरिगेशन यानी सिंचाई का आपको डाटा बतलाते हैं। खुद सरकार ने कहा, मोदी सरकार ने कहा, देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इरिगेशन पर हर साल 1,49,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, और इस देश के भीतर में किसानों को कोई सिंचाई में दुविधा ना हो, 2025 तक टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन 2019 के बाद 2020 का फाइनेंशियल ईयर आया। सरकार को खर्च करने थे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया, सरकार ने खर्च किया 1,10,000 करोड़ रुपया, 40,000 कम हो गया। दूसरा बरस शुरू हुआ, सरकार ने खर्च किया 1,02,000 करोड़ रुपए, लगभग 48,000 करोड़ रुपया खर्च कम हो गया। यह स्थिति धीरे धीरे होती क्या है, इस सिंचाई को लेकर भी जब आप इसका एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा सिंचाई का पैसा वह शिफ्ट हो जाता है जो सब्सिडी दी जाती है बीज को लेकर, फर्टिलाइजर को लेकर, बिजली को लेकर, उसको भी सिंचाई के बजट से जोड़ दिया जाता है। यानी किसानों को जो बिजली दी जाती है सब्सिडाइज रेट पर, वह बजट में इरिगेशन के साथ जुड़ा होता है। पहली बात यह है। दूसरी बात, किसानों को बिजली क्यों चाहिए? किसानों को बिजली इसलिए चाहिए क्योंकि जमीन के नीचे पानी नहीं है। कैसे सिंचाई करेंगे? वहां पर बोरवेल चाहिए, वहां पर उसको अंदर पहले ले जाना है, उसके लिए डीजल का कीमत महंगी हो गई, बिजली आप नहीं दे रहे हैं। दुनिया के किसी भी देश में भूजल जब नीचे चला जाता है तो स्टेट का पूरा बजट उसके लिए अतिरिक्त तौर पर क्रिएट किया जाता है, जिससे किसान खेती करते रहे। यह एक दूसरा सच है। तीसरा सच, इस दौर में जितने भी प्रोजेक्ट सरकार लेकर आई, वह प्रोजेक्ट जिसके जरिए किसानों से खेती ली गई, किसान कुछ बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको मुआवजा मिल गया, कुछ किसान बहुत खुश हो जाते हैं कि बाजार भाव से जमीन सरकार ले रही है। हम आपको एक और आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा ही बतलाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे इस देश के भीतर में कितने प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। किसानों को मुआवजा दे दिया गया, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी होती चली गई कि किसान के पास पैसा है तो वो क्या करे? कुछ दिनों के बाद पैसा खत्म हो जाएगा। जमीन रहती तो फसल उपजाता, फसल उपजाता तो एक कीमत मिलते रहती, और एमएसपी का जिक्र जब होता है तो होता है कम से कम न्यूनतम मूल्य तो मिल ही जाता। लेकिन जब 4 गुना ज्यादा मुआवजा का जिक्र इस देश के भीतर में भूमि अधिग्रहण से शुरू हुआ, इस देश के भीतर में लगभग 3 लाख हेक्टेयर जमीन किसानों से जो ली गई, वह आज भी किसी न किसी प्रोजेक्ट में अटकी पड़ी है। कुछ उदाहरण हम आपको जैसे देते हैं। उदाहरण देने से पहले एक चीज और बताते हैं। जहां पर हमें है वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं, तकरीबन 50-60 किलोमीटर की दूरी पर जेवर का इलाका है, जहां पे हवाई अड्डा बन रहा है।
वहां पर 2 स्ट्रिप्स बन चुकी है, एक तीसरी स्ट्रिप चाहिए। तीसरी स्ट्रिप के लिए लगभग 7 गांव चूज किए गए हैं कि इनके किसानों की हम जमीन ले लेंगे, उन किसानों को बाजार मूल्य से ज्यादा मुआवजा भी दे देंगे। चलिए यह भी ठीक है। जो 2 स्ट्रिप थी उसमें लगभग 27 गांव के किसानों की जमीन ले ली गई। उन 27 गांव के किसानों को जब मुआवजे में पैसा मिला, उन्होंने क्या किया? कुछ ने मकान पक्का करा लिया, कुछ ने कोई गाड़ी खरीद ली, कुछ ने शानदार जीवन जी लिया। आज की स्थिति यह है कि उन 27 गांव में से लगभग 60% किसानों से मिलिएगा तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे जिंदगी कैसे चलेगी। यानी सरकार प्रोजेक्ट्स के लिए किसानों को मुआवजा चाहे दे दे और वो प्रोजेक्ट्स चाहे आने वाले वक्त में जिसके लिए भी काम आए, और तकरीबन 1365 हेक्टेयर जमीन जब ले ली जाएगी तो इन 7 गांव के जितने भी लोग होंगे जिनकी जमीन इसमें चली जाएगी, तत्काल में मुआवजा मिलेगा। लेकिन आज की स्थिति क्या है? महंगाई दर 9% के पार, बैंक में इंटरेस्ट रेट 3% भी नहीं मिलता है। महंगाई जो बढ़ रही है वह इस रफ्तार से बढ़ रही है कि आप अगर बैंक में पैसा जमा करेंगे वह भी कम होता चला जाएगा। यहां से दूसरा सवाल निकलता है, किस डेवलपमेंट का जिक्र हो रहा है और किस सुधार का जिक्र हो रहा है, रिफॉर्म का जिक्र हो रहा है। यानी कृषि सुधार का जिक्र जो किया जा रहा है उसके मतलब क्या, उसका लाभ किसको मिलेगा? उसका लाभ बहुत सीधे तौर पर उन पैसे वालों को मिलेगा जो पैसे के जरिए उस जमीन को अपने पास लेंगे और वहां पर बाजार के अनुकूल फसल उपजाएंगे। क्योंकि जो फसल किसान उपजाएगा वहां पर बीज उस कॉरपोरेट का होगा, टेक्नोलॉजी उस कॉरपोरेट की होगी, खाद उस कॉरपोरेट की होगी, सारी चीज उसकी होगी। हम यहां पर भी आपको एक उदाहरण दे देते हैं। मुंबई से कुछ दूरी पर नासिक और नासिक से कुछ पहले अंगूर के खेत हैं। अंगूर के खेतों में जो पहले किसान अंगूर उगाते थे वो बाजार में बेच देते थे। 2004-05 में हुआ क्या कि अंगूर की जगह वहां पर वाइन वाले अंगूर बनाने के लिए बड़े बड़े कॉरपोरेट आ गए। उन्होंने किसानों से कहा कि हम आपको लाभ देंगे, आप वो अंगूर छोड़िए, वाइन के लिए अंगूर बनाना शुरू कर दीजिए। शराब के लिए अंगूर बनने लगी। 3 सीजन के बाद वो जमीन सिवाय शराब के लिए अंगूर उपजाने के अलावे कुछ भी उपजाने की स्थिति में नहीं थी। इसका असर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा आज हम कीमत दे पाने की स्थिति में नहीं है। सारे किसान दौड़े दौड़े स्टेट गवर्नमेंट के पास गए, राज्य सरकार के पास गए, कुछ तो हमारा भला कीजिए। बोले हम क्या भला करें आपका, आप लोग तो जो उपजा रहे हैं, आप लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किसान अपनी ही जमीन पर, हम जो नासिक के किसानों का जिक्र कर रहे हैं, किसान अपनी जमीन पर मजदूर है और वहां पर वह शराब के पीपे उठाता है। जो वाइन फैक्ट्री वहां पर लगी हुई है नासिक के इलाके में, वहां पर वो मजदूरी का काम करता है। वहां पर रेव पार्टियां चलती हैं, वहां पर तमाम तरह की पार्टियां चलती हैं और उससे कमाई होती है। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, इस देश के भीतर में इकोनॉमी जिस लिहाज से डामाडोल हो गई है उसका सच भी किसानों को इसलिए जानना चाहिए क्योंकि पैसे से पैसा बन सकता है, लेकिन इस देश में कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसी इन लोगों ने डेवलप ही नहीं की कि प्रोडक्ट से पैसा बन सके, यानी फसल से पैसा बन सके। इस देश के भीतर में जो रियल एस्टेट सेक्टर है वह लगभग तबाह हो चला है। उस तबाही की स्थिति का एक आंकड़ा आपको बतला देते हैं। इस देश में लगभग 5,02,340 घर ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं। जिस जमीन पर यह रियल एस्टेट ने अपने आप को खड़ा किया उसमें लगभग 1,80,000 हेक्टेयर जमीन खेती की है और 1,80,000 हेक्टेयर में जितनी खेती होती है उस खेती के एमएसपी को भी सरकार देने को तैयार नहीं है। लेकिन 1,80,000 हेक्टेयर जमीन पर जो रियल एस्टेट खड़ा हो गया उसका जब एनालिसिस आप करना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी। जो एमएसपी की कीमत है 1,868 रुपए मान लीजिए धान के, 1,925 रुपए गेहूं के, इसको आप 10 से गुना कर दीजिए। रियल एस्टेट वहां जब आता है तो इससे 10 गुना ज्यादा वो कमा के चला जाता है। जमीन किसकी थी? किसान की थी। उस पे पैसा दिया गया, सरकार ने कहा दीजिए आप, रियल एस्टेट यहां पर बनेगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इस देश के भीतर में किसानों की जमीन लगभग बीते 6 बरस में, सिर्फ 6 बरस में, 2014 के बाद से हम जिक्र आपसे कर रहे हैं, तब से लेकर अब तक इस देश में लगभग समूचे देश की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका लगभग 0.89% शिफ्ट किया गया है।
और 21वीं सदी में यानी 2000 से लेकर अगर 2020 तक आइएगा तो वो एवरेज चलता था 0.25%। एग्रीकल्चर लैंड जो शिफ्ट किया गया इंडस्ट्री को, रियल एस्टेट को, फिर नया संकट आ गया। यानी दो तरीके से काम होंगे। पहला तरीका, इस देश के भीतर में जो किसान अपनी जमीन पर मजदूर हो जाए और कॉरपोरेट जो कहे उसकी फसल उपजाए, पहले 2-3 फसल में उसको लाभ दे दिया जाएगा, तीसरी बार से वो गुलाम हो जाएगा। दूसरी स्थिति, किसानों की जमीन को ही खरीदार के तौर पर आने वाले वक्त में कॉरपोरेट मौजूद होगा। इस कानून के अक्स तले जो कृषि सुधार का जो पूरा भभका खड़ा किया गया है, मेरे ख्याल से वह इस तिरपाल वाले घर से भी बुरी हालत में किसानों को किसान के घर पे ले आएगा। और इसके लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस देश के भीतर में कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है। उसमें भी जो डेवलप राज्य है उसमें 2 राज्यों का नाम लेते हैं, कर्नाटक है और दूसरा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है जहां पर सबसे ज्यादा किसान खुदकुशी कर लेता है। कर्नाटक पहले नंबर पर आता है जहां पर शहरी किसान जो मजदूर के तौर पर गांव छोड़कर शहर आ गया वो सबसे ज्यादा गरीब है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बतलाती है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब शहरी लोग रहते हैं। आप कल्पना कर पा रहे हैं, भारत की 5 ट्रिलियन का सपना देखा जाता है। मोदी सरकार मान लीजिए जिक्र करती है हमारी जीडीपी इतनी बढ़ जाएगी, उस जीडीपी की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कोई स्थान नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसानों ने अगर तय कर लिया कि इस देश में अपनी जमीन नहीं देंगे, तो फिर यकीन जानिए इस देश की इकोनॉमी में आपको अपने बजट और अपने सिस्टम में किसानों को भी जोड़ना होगा और एग्रीकल्चर को भी जोड़ना होगा। क्योंकि इसका एक और सच है, इसका सबसे बड़ा दूसरा सच देखिए, इस देश के भीतर में जो सड़क बनानी है, जो रेलवे पे काम होना है, उसका भी एक बजट 5 साल का सरकार ने निकाल के दिया। सड़क के लिए कहा गया कि हम लोग हर साल जो है लगभग 3,40,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सरकार के पास पैसा नहीं है। 2020 में वो सिर्फ 2,60,000 करोड़ रुपए दे पाए, 2021 में 2,83,000 करोड़। यानी देखिए जो बता रहे हैं उतना पैसा सरकार नहीं दे पा रही है। रेलवे पर कहा गया 2,28,000 करोड़ रुपए हर साल ईयर बाय ईयर 2025 तक खर्च करेंगे और फिर रेलवे तो जनता की शानदार हो जाएगी। जैसे सड़क जनता की शानदार हो जाएगी उसी तरह रेलवे भी शानदार हो जाएगी। उसका सरकार का बजट इकोनॉमिक सर्वे में निकल कर आया कि 2019 में लगभग 50% दे पाए, 2020 में लगभग 52% पैसा दे पाए, बाकी पैसा दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं थी। और ये कमोवेश हर जगह। और जब हम एनसीआर के इलाके में, ये नोएडा और गाजियाबाद के बीच का हिस्सा है एक लिहाज से, आप समझिए इसको स्मार्ट सिटी के तौर पर भी रखा गया है। आपको जानकर यह भी हैरत होगी जो स्मार्ट सिटी का बजट है वह बजट भी ग्रामीण बजट का शिफ्ट हो जाता है। एग्रीकल्चर की इकोनॉमी शिफ्ट हो जाती है, किसानों के हक शिफ्ट हो जाते हैं और उसके जरिए स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया जाता है। और स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? दुनिया भर में स्मार्ट सिटी का जो मतलब है, भारत में स्मार्ट सिटी का मतलब अभी भी सिर्फ पानी और बिजली और सड़क ही है। यानी बेसिक चीजों की लड़ाई इस देश में शहर लड़ रहे हैं और गांव को सपना दिखाया जाता है कि आप अगर इन 3 कानूनों के जरिए देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आप अपनी फसल बेच सकते हैं। यह कुछ ऐसा ही है जिस देश के भीतर में एक ड्राइवर की नौकरी ना हो और सरकार कहे हमने सबको पायलट का लाइसेंस दे दिया है, अब आप हवाई जहाज चला सकते हैं। इम्पॉसिबल सी चीज है, ये कैसे संभव है? इसीलिए अब अगला सवाल है, क्या इस देश के भीतर में किसानों की सहमति के साथ राष्ट्रीय सहमति बनेगी? क्योंकि एक के बाद एक जो पंचायतें हो रही हैं, जिले दर जिले जो पंचायतें हो रही हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर में हुई हो, चाहे कल मथुरा में हुई हो, चाहे आज बढ़ौत में हो रही हो, चाहे हरियाणा के जिले दर जिलों में हो रही होगी, हर जिले के भीतर जब झांकना शुरू कीजिएगा और उसके जब किसानों की तादाद को देखिएगा तो पहली बार किसान ना तो जाति के नाम पर खड़ा है ना धर्म के नाम पर खड़ा है। सरकार प्रयास जरूर करेगी, पॉलिटिशियन प्रयास जरूर करेंगे, जाट और गुज्जरों को लड़ाने के लिए हरियाणा में प्रयास हो रहे हैं, ये होंगे, इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन एक वक्त के बाद
किसानी प्रोफेशन है, किसानी पेट से जुड़ा हुआ सवाल है, किसानी कोई जाति और धर्म नहीं है। और भारत की राजनीतिक स्थिति में अगर राष्ट्रीय सहमति किसान आंदोलन के साथ बन गई, जो गाजीपुर में राकेश टिकैत के 2 आंसुओं के बाद अगर दिखाई देने लगती है, तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आने वाले वक्त में हर किसान को रोना ही है। इस देश की राजनीतिक स्थिति को भी समझ लीजिए। मौजूदा वक्त में इस आंदोलन में कोई नेता ऐसा नहीं है जिसके एक ऐलान से इतनी बड़ी तादाद में किसान और मजदूर आकर खड़े हो जाएं। आंदोलन नहीं था तो किसान की स्थिति क्या थी? किसानों की छोड़ दीजिए, जो किसान नेता भी बनना चाहते थे उनकी क्या स्थिति थी? राकेश टिकैत का ही जिक्र कर लीजिए। राकेश टिकैत 2014 में अमरोहा से चुनाव लड़ते हैं। उनको कितने वोट मिलते हैं? सिर्फ 9000 वोट मिलते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, जो चुनाव जीता उसको 5 लाख से ज्यादा वोट मिले, जो सेकंड नंबर पर आया उसको 3 लाख से ज्यादा वोट मिले, इनको सिर्फ 9000 वोट मिले। लेकिन आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए और इस देश का किसान सोच ले कि किसान को ही चुनाव जिताना है, तो क्या वाकई 5.5 लाख वोट जो 2014 में जिसे मिल पाए थे उसे मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो पहली बार पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है। अगर राजनीति ने करवट बदलनी शुरू कर दी तो इस देश के भीतर में संसद भवन के भीतर बनते कानूनों को भी परिवर्तित होना पड़ेगा। यूं ही प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि हम एक कॉल पर हैं, यूं ही कृषि मंत्री ने नहीं कहा कि 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं, यूं ही सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा हम कमेटी बना देते हैं। इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी क्रैक कर रही है। और उसके लिए 2 उदाहरण और आखिर में सुन लीजिए। हाथरस में जब एक लड़की के साथ जो कुछ हुआ और वहां पर जिस तर्ज पे जला दिया गया रात के अंधेरे में हाथरस की लड़की को, उसके परिवार वालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमको सीबीआई जांच नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के साथ एक कमेटी का निर्माण कीजिए, उस पर भरोसा है। यानी सीबीआई पर भरोसा नहीं रहा। सीबीआई देश की प्रीमियर संस्था, जांच करने वाली संस्था। उसके बाद किसान आंदोलन में आइए, किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कमेटी बनाते हैं, किसानों ने कहा कोई भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हाथरस तक इस देश के वह इंस्टीट्यूशन डूबे हुए नजर आते थे जिसमें न्यायपालिका शामिल नहीं थी। किसान के आंदोलन के वक्त वह इंस्टीट्यूशन शामिल हो गए जो डेमोक्रेसी का बेस है, यानी संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, उसके कमेटी पर भी भरोसा नहीं है। इनको भरोसा है कि हमने आपको चुनकर भेजा है, आप हमारे खिलाफ कानून क्यों बनाएंगे? यानी एक ऐसी स्थिति आ गई है तो चीजें बची कहां? पार्लियामेंट में मनमर्जी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट सत्ता के लिए पैरवी कर रहा है, नौकरशाही पूरी तरीके से सत्ता के लिए काम करने लगी। पुलिस सड़क पे मौजूद इसलिए है क्योंकि उसको भी तो अपना वेतन चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, तो जैसा सत्ता हांकेगी वो वैसे ही दिशा में चलेगी। लेकिन ये चीजें क्रैक कैसे होंगी? क्रैक राष्ट्रीय सहमति से होगी। और राष्ट्रीय सहमति का मतलब यह है जब जड़ों में, यानी गांव की जड़ों में इस बात को लोग समझने लगेंगे कि वाकई ये कानून ऐसी परिस्थिति में लाया गया जिसमें किसानों से इसलिए नहीं पूछा गया क्योंकि किसान को मजदूर में तब्दील करना है, उसकी जमीन को कॉर्पोरेट के आगे हवाले करना है। बड़ी क्लियर कट लाइन है ये, और ऐसा होते आ रहा है लगातार। और इसमें कानून क्यों लाया गया, यह भी एक आखिरी सवाल होना चाहिए। कानून इसलिए लाया गया क्योंकि इन 3 कानूनों के भीतर का सच यह है, किसान इसके बाद अदालत नहीं जा सकता है। कॉर्पोरेट बार बार सरकार से कह रहा था हम खेती में पैसा तो लगा देंगे, लेकिन होता क्या है कि किसान अदालत में चला जाता है, चीजें अटक जाती हैं। सरकार ने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, हम एक नई व्यवस्था करते हैं। तो उन्होंने 3 तरह की व्यवस्था की। सबसे बड़ी व्यवस्था तो यही हो गई कि किसी भी हालत में ये सारे मामले कोर्ट में नहीं जाएंगे, एसडीएम के लेवल पे अटका दिए जाएंगे। एसडीएम की हैसियत क्या होती है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और इस देश के भीतर में 3 करोड़ से ज्यादा मामले छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, यह भी छुपी हुई बात नहीं है। और पैसे के बल पे कैसे चीजें बदलती है, यह भी छुपी हुई बात नहीं है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, इस देश के भीतर में जो फसल बेचने की परिस्थिति है, किसान तो दूर, इस देश के लगभग 70% लोग ऐसे नहीं हैं जो अपने घर से बाहर निकलकर सफर पर निकलें अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। इम्पॉसिबल सी चीज है। यहां पर हैंड टू माउथ की स्थिति है, कमाएंगे तो खाएंगे,
खाएंगे तो फिर कमाने की दिशा में बढ़ेंगे, नहीं होगा तो साहूकार से पैसा लेंगे, बैंक से लोन उठाएंगे। लेकिन झटके में क्या कर दिया गया, रिजर्व बैंक ने जिस तरीके से अपनी तिजोरी खोली सरकार के लिए, बैंकों ने अपनी तिजोरी खोली कॉरपोरेट के लिए, उसका सच यह है कि किसानों पर आज की तारीख में, मौजूदा वक्त में जो बैंकों से उठाया हुआ लोन है वह सिर्फ 1 लाख करोड़ का है। लेकिन जो कॉरपोरेट लोन उठा के भाग गए, कुछ विदेश भाग गए, कुछ सरकार के साथ खड़े हैं, वह लगभग 12.5 लाख करोड़ पार कर चुका है। उस कॉरपोरेट पर कितने लोग टिके हुए हैं, इस देश के मैक्सिमम 20 करोड़ लोग। खेती पे कितने लोग टिके हुए हैं, लगभग 80 से 84 करोड़ लोग। ये असमानता का एक अद्भुत संसार है और इसके भीतर चीजें लाई जा रही है। आखिरी बात, जो सरकार के डॉक्यूमेंट ही कहते हैं, हमको लगता है ये आखिरी बात इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि कल जब बजट आएगा तो हर की निगाह इस बात को लेकर होगी, एग्रीकल्चर का क्या होने वाला है। हम आपको बताते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे ने बतलाया है। इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि माइनिंग के क्षेत्र में -17.2% विकास दर थी, जो आने वाले वक्त में घटकर -8.3 हो जाएगी। कुछ स्थिति सुधर गई, जाहिर है माइनिंग से जुड़े कॉरपोरेट को कुछ पैसा मिलेगा, जाहिर है माइनिंग में तेजी लाने के लिए सरकार कोई प्रयास करेगी, जरूर करेगी। अच्छी स्थिति हो गई। मैन्युफैक्चरिंग में 19.4 नेगेटिव माइनस जा रहा था विकास दर, सरकार कह रही है, उसकी जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कह रहा है आने वाले वक्त में ये 0.4% पे ले आएंगे, यानी अच्छी स्थिति हो रही है, अच्छी बात है। कंस्ट्रक्शन जो -30.4% पे था वह अच्छी स्थिति में होकर 4.4% पे आ जाएगा, यह भी अच्छी बात है। सारी बातें अच्छी है, लेकिन एग्रीकल्चर में सुधार क्यों नहीं होगा? सरकार का डाटा कहता है कि एग्रीकल्चर 3.4% ऐसे वक्त में रहा जब ये देश की डावाडोल स्थिति दुनिया के सामने होती चली जा रही थी, लेकिन एग्रीकल्चर ने इस देश को संभाल लिया। और जब सरकार का बजट आएगा और आने वाले वक्त में सरकार एग्रीकल्चर के लिए इतने सुधार के कार्यक्रम जो बता रही है, उसके बाद भी 3.4% ही विकास दर रहेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो एग्रीकल्चर की इकोनॉमी है वो अलग अलग माध्यमों से कैसे शिफ्ट की जाए और दूसरे माध्यमों को डेवलप किया जाए और एग्रीकल्चर को सरकार के ऊपर नहीं कॉरपोरेट पर निर्भर बनाते हुए उस कॉरपोरेट से पैसा टैक्स के तौर पर लें, पार्टी फंड के नाम पर लें, या जो शब्द आपको देना है वो बॉन्ड खरीद ले, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद ले, जो भी कहना है कह दीजिए। लेकिन एग्रीकल्चर की इकोनॉमी कैसे शिफ्ट होगी, क्योंकि अनूठा सच ये है इस देश का, 48% जीडीपी में अगर इस देश के ग्रामीण भारत का हाथ है तो एग्रीकल्चर ने इस देश के समूचे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को संभाला हुआ है। और दुनिया भर की रिपोर्ट, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हो, MIT की रिपोर्ट हो या यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट हो, उसका बहुत साफ कहना है कि भारत में जिस दिन एग्रीकल्चर खत्म हो गया और एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे टिके हुए लोगों की परिस्थिति जो है, कोई सामाजिक सुरक्षा इनको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए इन 3 कानूनों का समर्थन करते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भी कल ये कह दिया, कानून तो बहुत शानदार है लेकिन सरकार थोड़ा ध्यान रखे, सामाजिक सुरक्षा उनको मिल जाए। वह तो मान लीजिए अमेरिका में बैठे हुए हैं, भारत के भीतर का सच क्या है? एक आंदोलन करने के लिए सड़क पर बिजली और पानी तक काटने की स्थिति में जब सरकारें आने लगी हो और एक दूसरी सरकार से गुहार लगानी करनी पड़ती हो आंदोलनकारियों की, तब इसके मतलब बहुत साफ हैं कि इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों में और लोकतंत्र की परिभाषा को बदलने की दिशा में ये आंदोलन बढ़ चला है। उम्मीद और रास रखिए, क्योंकि इस तरीके से जो तिरपाल के भीतर बैठकर, वह भी NS-24 पर हम बैठे हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर जिस तरीके से आ रहे हैं, यही हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान की खोज यकीन जानिए खेत से ही निकलेगी, आवाज सड़क से ही उठेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।